हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम आप लोगों को जो है कला के देखिए आज हम आप लोगों को कला एवं दृश्य के मूलाधार, ठीक है, यानी कि आज हम कला के जो है रंग, तान, पोत, परिप्रेक्ष्य, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, ज्यादा समय को न लेते हुए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1, अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, रेखा को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। परिप्रेक्ष्य, निरपेक्ष। कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो कर्णवत रेखाएं जो ऐसे होती हैं तिरछी, ये बेचैनी का भाव उत्पन्न करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? वर्ण मतलब वो रंग, ठीक है। रंग की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि रंग की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रकाश की 7 रंगतों का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो सही जवाब है दोस्तों, वो आपका है VIBGYOR, ये आपका है सही क्रम। उसके बाद है आपका, देखिए, वर्णहीन चित्र किसे कहते हैं? क्या वर्णहीन? वर्ण मतलब होता है रंग, हीन मतलब जिसमें रंग ना हो, ठीक है, रंग का प्रयोग ना हो। तो वो आपका होगा श्वेत श्याम चित्र। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, घन के कितने तल दिखाई देते हैं? देखिए, अगर बात दिखाई का हो तो दिखाई 3 ही देते हैं। अगर बात होता कि घन में कितने तल होते हैं तो होते तो 6 हैं, ठीक है, लेकिन दिखाई हमें 3 ही देते हैं। तो हम लोग को इस प्रश्न के अनुसार इसका सी सही होगा। तीसरा नंबर, एक बिंदु से विभिन्न रेखाओं तक जाने वाली रेखाओं को कहते हैं, एक बिंदु से होकर, देखिए, एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक पुंजीय रेखा, यही तो कहेंगे ना, एक पुंजीय रेखा। उसके बाद है अवाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित होती है। तो बताइए क्या प्रदर्शित होती है? देखिए, हम जब कोई भी गति बिंदु से लेकर जो है करते हैं, अंकित करते हैं, तो वो रेखा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती है? यहां आपसे भाव पूछा जा रहा है कि एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं। तो देखो, यही है एक पुंजीय, तो ये चारों दिशा में गया है ना, तो चारों दिशा का मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका प्रचार प्रसार, ठीक है। ये आपका आएगा प्रचार के अंतर्गत, प्रसार के अंतर्गत, ठीक है, प्रचार प्रसार। क्योंकि देखो, एक केंद्र से चारों दिशा में जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है अमेरिका को जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को जा रही है, तो ये आपका प्रचार होगा। मुख्य रंगतें कौन सी हैं? तो देखो, लाल, पीला, नीला, ये 3 मुख्य रंग होते हैं। तो इसमें देखिए, लाल का ऑप्शन नहीं है, लाल के साथ हरा है, ये नहीं सही है, इसलिए लाल, नीला और पीला, तो इसमें लाल नहीं है, पीला, नीला है, इसलिए सही होगा बी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस रंगत की तरंग गति सबसे अधिक होती है? तो देखो, लाल की सबसे अधिक होती है। कैसे होती है? आप देखे होंगे, जो बिजली फोन का जो है, जो बिजली या नेटवर्क का जो है टावर नहीं होता कंपनियों का, जियो, एयरटेल, इन सब पे आप देखे होंगे लाल रंग की एकदम ऊपर जो है बत्ती लगी होती है, लाइट जलती है। तो वो जो लाइट जलती है वो बहुत दूर तक दिखाती है, बहुत, वही चीज पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। रंगत मान तथा सघनता क्या है? रंगत मान सघनता क्या है? तो ये सब प्रकार रंग के गुण हैं, ठीक है, ये सब रंग के गुण हैं। अब देखिए, सर्वाधिक
उष्ण रंग कौन सा है? सर्वाधिक उष्ण मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश हो। तो सर्वाधिक प्रकाश किसमें होता है? तो पीला में होता है भैया, ठीक है। पीला में सबसे अधिक होता है, बाकी होता है आपका पीला, लाल, नारंगी, तीनों में। अभी यहाँ पूछता होता कि उष्ण रंग नहीं है तो एकदम नीला सही हो जाता। आगे देखते हैं, सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग कौन सा है, मतलब आरामदायक सोने वाला रंग कौन सा है? तो ये है आपका नीला रंग। उसके बाद है समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक है। समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक है तो लाल भी वैभव का प्रतीक है, पीला भी और नीला भी सही होगा। सॉरी, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वैभव का प्रतीक आपका हरा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, लयपूर्ण। देखिए यहाँ लय की बात हो रही, लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है। तो ये आपकी कुंडलित रेखाएं करती हैं, ठीक है, क्योंकि देखो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में लय होगा नहीं, लंबवत रेखा में लय होगा, लेकिन ये है नहीं क्योंकि इसमें जो है लयपूर्ण गति पूछ रहा है। तो ये आपका कुंडलीय रेखा जो है सही होगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम आकांक्षा का भाव। देखिए यहाँ भाव आ गया, आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। तो ये आपकी लंबवत रेखा करती है, ठीक है, लंबवत रेखा जो ऐसे जो है खींची जाती है, जो 90 अंश की होती है। तटस्थ रंग है, देखिए काला, सफेद, ग्रे। तो जब आप जो है काला और सफेद को मिलाएंगे तो तटस्थ रंग बनेगा, इसी को ग्रे भी कहते हैं। तो तीनों होगा इस यहाँ पर उपयुक्त, तीनों, ठीक है। अब देखते हैं वर्ण चक्र। एक मिनट दोस्तों, देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग होते हैं, तो आमने सामने के विरोधी ही होते हैं भाई साहब। अब आप ले लीजिए, अपने पड़ोसी ले लीजिए, ठीक है। तो तू मैं लगा ही रहता है, ठीक है, वो उनकी बुराई करेंगे, वो उनकी बुराई करेंगे, यही है। रंग के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। देखिए रंगत के या रंग के हल्के व गहरेपन को कहते हैं, तो इसको जो है तान कहते हैं, गहरे व हल्केपन को, या हल्के व गहरेपन को। किस रंग की कंपन गति, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो जो अधिक होती है कंपन गति जो होती है वो बैगनी की होती है, और जो है रंगत की जो गति होती है तरंग की वो लाल होती है, ठीक है। देखिए शीत वर्ण, शीत वर्ण क्या है? तो शीत वर्ण हरा है भैया, शीत वर्ण शीत, ठीक है, क्योंकि लाल तो एकदम गर्म है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है, प्रकाश की मात्रा पीले रंग में सबसे अधिक होती है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक है। अब देखिए लाल और नीला वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये आपका बैगनी बनता है, ठीक है, बैगनी है, जिसे भाटा कलर कहते हैं। संतुलन की दृष्टि से, देखिए संतुलन की दृष्टि से आकृति के कितने भेद किए गए हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। जो आकृति निश्चित सीमाओं से संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती हैं वो आपका है सक्रिय आकृति। देखिए जो प्रमुख रूप में से जो है, जो कोई भी अभी आप व्यक्ति ही ले लो, वो हर काम में जो है आपके साथ रहता है, हर सामाजिक काम, हर ऐतिहासिक काम करता है, तो वो एक्टिव है ना, फुर्तीला है ना। तो वही चीज़ है जो आकृति सीमा में संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, ठीक है, प्रमुख भूमिका। तो देखिए जो प्रमुख भूमिका निभाएगा वो तो सक्रिय रहेगा ही। अब सांसारिक वस्तुओं के आधार पर, सांसारिक वस्तुओं के आधार पर अंकित आकृतियां किस वर्ग में रखी जाती हैं? तो ये आपका सादृश्य मूलक आकृति के वर्ग में रखी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। देखिए सरल रेखाओं से घिरी आकृतियां क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? फिर यहां भाव पूछ लिया, क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो भाव आपका स्थिरता प्रदर्शित करती हैं। सरल रेखा, सरल रेखा ऐसे होती है, तो जैसे लग रहा है कोई
जो है लेटा उठा हुआ, एकदम स्थिर भाव। तान के मुख्य भेद होते हैं, बहुत सही। तान के मुख्य भेद जो होते हैं वो उपयुक्त में सभी होते हैं। देखिए, छाया, प्रकाश, मध्य प्रकाश, डार्कनेस, लाइट, मिडिल लाइट, ये तीनों होते हैं ना तान में। देखिए, रंग में तान का मान या टोनल वैल्यू किस मात्रा पर निर्भर है? तो भैया ये प्रकाश की मात्रा पर निर्भर होती है, ठीक है। ये आपका प्रकाश की मात्रा पर निर्भर होती है। अब हम देखते हैं टिंट। टिंट किसे कहते हैं? तो इसे देखिए, जो हल्का तान होता है इसे ही हम लोग टिंट कहते हैं, हल्के तान को, ठीक है। पोत क्या है? पोत धरातल की संरचना है, ठीक है। पोत धरातल की संरचना है। सृजन की दृष्टि से पोत के कितने प्रकार माने गए हैं? सृजन की दृष्टि से तो भैया 3 ही प्रकार के माने गए हैं, ठीक है। पोत क्या अनुभव कराते हैं? भैया पोत स्पर्श ज्ञान अनुभव कराते हैं, ठीक है। काष्ठ मतलब लकड़ी, पत्थर आदि धरातल पोत के किस श्रेणी वर्ग में आते हैं? देखिए, आपका काष्ठ जो लकड़ी होता है, लकड़ी, पत्थर आदि धरातल पोत किस वर्ग में आते हैं? तो ये आप कहते हैं प्राप्त बोर्ड, प्राप्त पोत, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 36, चित्र में आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान किससे होता है? तो ये आपका होता है अंतराल से, ठीक है, अंतराल से होता है। अभी अंतराल के बारे में जो है ये आपका बताया जाएगा समरांगण सूत्र में है, ठीक है। देखिए, अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में मिलता है? ये देखो, तुरंत पूछ लिया, समरांगण सूत्र में, ठीक है। अंतराल को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? या अंतराल को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भाग में बांटा है, ठीक है। कितने? 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39, ठीक है। यहाँ देखिए, अंतराल क्या होता है? अंतराल किसे? देखिए, अंतराल वही होता है जो आप कैनवास पेपर पर जिस पर आप काम करते हैं वही। तो ये कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत ये आपका यूनान में शुरू हुआ था। ये ऐसे है, देखो, 1 और 2, 1 1 2, अब 2 1 3, 3 1 3 2 5, 5 5 3 8, ऐसे चलता है। तो ये आपका है अंतराल विभाजन सिद्धांत, ये यूनान में चला था, ठीक है। देखिए, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के कलाकारों ने विकसित किया था? तो ये आपका यूनान में शुरू हुआ था, ठीक है। जब आप पाश्चात्य कला पढ़ेंगे तो वहां में आपको यूनान शब्द आएगा। अब देखिए, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो ये परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। देखिए, जब गहराई का मतलब क्या हुआ? उभार, जब आप उभार देंगे जो है दूरी और निकटता और दूरी को प्रदर्शित करेंगे, तो यही है ना परिप्रेक्ष्य। देखिए, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को कहा जाता है, इसमें भैया स्थान निरूपण कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि, देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंतराल, ये दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें दिखा दूं मैं, 1 मिनट। ये देखिए, पढ़ा हमने, अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय ग्रंथ में। भूमि बंधन, तो भूमि बंधन जो है समरांगण सूत्र में है, यही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, स्वर्णिम विभाजन पद्धति हो गया आपको, यहाँ देखिए अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल शब्द को कहा गया है स्थान निरूपण। षडांग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये आपका देखिए, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के सामंजस्य, और वर्णिका भंग, ठीक है। देखो, षडांग में एक श्लोक है, रूप भेदा परमाणा निभाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगम। तो वर्णिका भंग जो है, वर्ण मतलब वो रंग होता है, वर्णिका भंग मतलब भी रंग होता है, ठीक है। ये जो है अंतिम चरण होता है। प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए हैं? तो प्लेटो दादाजी ने 2 बताए हैं।
उसके बाद है माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को कितने तालों में बांटा है? तो भाई ये 8 ताल में बांटा है। एक बात जान लीजिए, माइकल एंजेलो के साथ साथ जितने भी पाश्चात्य, ठीक है, जितने भी पाश्चात्य कलाकार हैं ये 8 ही भागों में बांटे, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो है 7.5, ठीक है, 7.5 भागों में बांटा गया है। अब हम देख लेते हैं। देखिए फेबर कंपनी, देखिए फेबर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? फेबर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? तो यह आपका सही हो जाएगा 1761 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं। देखिए ये जो जिसकी गोल किनारे वाली तुलिका होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ही होती है गोल किनारे वाली तुलिकाएं, तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी कहलाती है ना फिल्बर्ट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप सभी के साथ हमने जो है 48 क्वेश्चन कर डाले हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।